हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सर यस के क्लासेस यूपी वाले में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए लाया हूं। इसमें मैं गणित का मैराथन आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका परीक्षा अगले महीने सितंबर में प्रस्तावित है, सितंबर में होने वाला है। तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो अब हम लोग गणित का मैराथन करेंगे और चलते हैं। इसमें हम आप सभी लोगों को गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाए हैं और जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको भी इसमें शामिल किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। साथियों, यहाँ पर आपको कमरे का आयतन निकालना है और ये प्रश्न 2024 में आया हुआ प्रश्न है। 2024 में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए इसमें सबसे पहले जो जो दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पर हल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है साथियों, दिया हुआ है 12 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर दिया हुआ है। उसके बाद करा है कि कमरे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई कितना है आपका, 4 मीटर। इतना आपका दिया हुआ है। निकालना क्या है, हमें निकालना है, कह रहा है कि कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इसका सूत्र होता है, लिखेंगे कमरे का आयतन। साथियों, कमरे का आयतन बराबर होता है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल और गुणे रहेगा कमरे की ऊंचाई, तो साथियों, यहाँ पर करेंगे क्या, बस मान रखना है हम लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है 12 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर ऐसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कमरे की ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 4। अब इसका गुणा करा देंगे। गुणा कराने पर कितना आएगा, 12 चौक 48। तो यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 48 मीटर क्यूब या घन मीटर, 48 मीटर क्यूब। साथियों, यहाँ पर जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक में स्क्वायर लगाते हैं, अर्थात वर्ग मीटर हो जाएगा। और यहाँ आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर घन मीटर हो जाएगा, अर्थात मीटर क्यूब हो जाएगा। साथियों, ये रहा आपका राइट आंसर। साथियों, इसी प्रकार का प्रश्न डीएलएड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ऐसा ही सवाल आता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, यदि वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से गणित समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से सीख जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न समानुपात से है। यहाँ पर दिया हुआ है, करा कि 9, x, 12 व 16 समान अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, यहाँ पर x का मान निकालना है, x का मान, और कह रहा है कि ये समान अनुपात में है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पर
कह रहा है कि ये समान अनुपात में है, तो इसमें पहले अनुपात लगा लेंगे, लिखेंगे 9 अनुपाते यक्स, और समानुपात का चिन्ह देखिए ऐसे लगता है, ये समानुपात का हो गया। ठीक है, कह रहा है कि ये सभी के सभी क्या है, समान अनुपात में है, तो 9 अनुपाते यक्स समानुपाते हो जाएगा 12 और अनुपाते 16, 12 अनुपाते 16, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे साथियों, यहाँ पर इसको हल करने की दो विधि है, एक तो सूत्र से भी हल कर सकते हैं और एक आपका जो गणित का विधि होता है उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। साथियों पहले हम इसका सूत्र आप लोग को बता देते हैं। समानुपात में आप देखेंगे जो सूत्र होता है वो होता है मध्य पदों का योगफल, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। अब साथियों इसमें मध्य पद कौन है और बाह्य पद कौन है? साथियों ये सूत्र है, समानुपात का सूत्र है। अब देखिए इसमें जो किनारे किनारे आपको दिख रहे हैं ये बाह्य पद है, और जो यहाँ पर ये जो बीच में है ये आपका मध्य पद है, और जो किनारे किनारे वाले हैं ये दोनों ये आपके बाह्य पद हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मध्य पदों का गुणनफल, तो अर्थात यक्स और 12 का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणे यक्स, फिर यहाँ पर बराबर, फिर कह रहा है कि बाह्य पदों का गुणनफल, तो अब जो बाहरी बाहरी पद हैं उनका भी हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 16। अब साथियों इसका गुणा करा देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 12 यक्स बराबर, इसका गुणा कराइए 16 9 144, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हमें यक्स का मान निकालना है हम लोगों को। अब यहाँ पर यक्स बराबर जब इसका मान निकालेंगे तो ये 12 चला जाएगा 144 के बटे में, तो ये हो जाएगा 144 बटे 12। साथियों ये इसका नियम होता है, जब यहाँ पर गुणा में अगर कोई चीज होता है, एक संख्या आपका चर हो और एक अचर हो, तो यदि चर का मान निकालते हैं तो अचर वाला उस तरफ जा करके पक्षांतर होकर वो बटे में चला जाता है। अब साथियों इससे देखिए कट रहा है, इसको काटिए, देखिए कितना आ रहा है। साथियों 12 से 144 में भाग देंगे, इसको काटेंगे तो 12 ही आएगा, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 12, इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 12 एकम 12, यहाँ पर 2 बचा 24 हो जाएगा, 12 दूना 24, तो यहाँ पर आपका देखिए इसका उत्तर क्या आ गया 12। साथियों यही x का मान हम लोग को निकालना है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आता होगा सवाल, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए और आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कह रहा है कि 12y² माइनस y और -1, इसका आपको गुणनखंड निकालना है। तो साथियों कैसे निकलेगा इसका गुणनखंड, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हल करेंगे इसको। साथियों यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका 12y² है इसका गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका -12y², -12y²। अब यहाँ पर जो आपका -12 है इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर -12 है, लेकिन घटाने पर यहाँ देखिए 1 रहता है, कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। घटाने पर आपको -1 मिलना चाहिए, घटाने पर क्या मिलना चाहिए, -1। यहाँ पर इसको दो भाग में तोड़िए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर -4 और गुणे 3, इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 12, -12 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइए, देखिए घटाने पर आपको -1 मिल रहा है या फिर नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर -4 है, घटाना है तो यहाँ प्लस लगाएंगे,
3 करेंगे। अब देखिए इसको घटा देंगे तो 4 में से 3 घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो 1 आएगा। और बड़ा कौन है 4, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर ऐसे माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे -1 यहाँ पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हमें मार रखने के लिए 2 पद मिले हैं, -4 और +3। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ये जो पहला पद है इसको यहाँ नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12y², और इसके स्थान पर इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा -4 और ये y यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर +3, फिर ये y यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद जो आपका अचर पद है उसको यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। साथियों ये आपका इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब दोनों को एक साथ ले लीजिए, यहाँ से कॉमन करिए। क्या कॉमन बनेगा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ करना, जो दोनों में रहेगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो y को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ से क्या कॉमन बनेगा साथियों, देखिए 4 के पहाड़ा में 12 आता है, अर्थात जो 4 है वो इसका गुणनखंड है, तो हम यहाँ 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 4y बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से हम करेंगे 4y, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको कॉमन कर लेंगे और ऐसे कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से 4y हम निकालेंगे, निकालने का मतलब कि अब इसमें भाग देंगे हम लोग। अब 4 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तियां 12, ये 3 बार गया। और उसके बाद यहाँ से y² है, और y² में y से भाग देंगे तो 1y बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y। उसके बाद माइनस, अब देखिए यहाँ से 4y अगर इसमें से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4y का 4y में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी कॉमन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कॉमन है, जैसे 1 यहाँ पर है मगर यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 1 कॉमन तो हो सकता है क्योंकि 3 में भी 1 होता है, और लेकिन यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, तो अर्थात हम y को कॉमन नहीं कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से केवल 1 कॉमन होगा, यहाँ प्लस है, प्लस लिख लेंगे, और यहाँ से 1 कॉमन करेंगे, ऐसे कोष्टक लगाएंगे। और देखिए दोस्तों जब हम 1 कॉमन करेंगे तो पूरा का पूरा यही यहाँ पर नीचे लिख दिया जाएगा, क्योंकि 1 कॉमन करेंगे, 1 से इसमें भाग देंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, ये माइनस, और 1 का 1 में भाग देंगे तो ये भी 1 रहेगा। कहने का मतलब किसी भी संख्या में से यदि हम 1 कॉमन कर रहे हैं तो वही संख्या बचता है, तो यहाँ पर हम इसको पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब साथियों इस तरीके का जब भी गुणनखंड आएगा, इतना करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो दोनों कोष्टक होते हैं ये दोनों में मान समान आना चाहिए। मान समान आया है तो समझ जाइए कि सवाल हम लोग अभी ठीक लगा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों कोष्टक में से किसी एक को यहाँ पर एक लिख लेंगे, किसी एक को, ये हो गया 3y - 1। उसके बाद देखिए कोष्टक के बाहर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ 4y और यहाँ 1, तो इन्हें हम एक कोष्टक में लिख लेंगे। इस तरीके से कोष्टक करेंगे और यहाँ लिखेंगे 4y और ये +1, इस तरीके से ये हो जाएगा। साथियों ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर 12y² - y - 1 का जो गुणनखंड मिला है वो यहाँ पर एक कोष्टक में 3y - 1 और दूसरे कोष्टक में 4y + 1 मिला हुआ है। साथियों इसी प्रकार से गुणनखंड किया जाता है, और भी आगे इसी प्रकार के गुणनखंड के सवाल है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आगे वीडियो देखते रहिए, आगे आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है साधारण ब्याज का प्रश्न है आगे। साथियों देखिए ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, साधारण ब्याज से संबंधित है। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये साधारण ब्याज का प्रश्न, देखिए कह रहा है कि 70,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साथियों बहुत ही आसान प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न बहुत ही सरल है तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है। ऐसे ही प्रश्न डीएलएड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मगर फिर भी बहुत बैक लगता है। डीएलएड के पेपर में आप देखेंगे परीक्षा में जो गणित होता है उसमें बहुत ज़्यादा बैक लगता है बच्चों का, क्योंकि प्रश्न तो सरल आते हैं मगर ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे इसको गलत करके चले आते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी वाले हैं जो कि इसमें वो शॉर्टकट इसको लगा देते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से नहीं लगाना है आपको,
क्योंकि हमें अब डीएलएड करने के बाद जब मास्टर बनेंगे तो किसे पढ़ाएंगे? 1 से 5 तक या 1 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तो उन्हें हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट आप पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके का प्रश्न आएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न में जो जो चीजें दी हुई हैं उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हल करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 70,000 रुपया है, 70,000 रुपये में 12% वार्षिक ब्याज लग रहा है। कितने पर? 70,000 पर। कितने साल का? 5 वर्ष के लिए लग रहा है यहाँ पर। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये राशि जिस पर कि ब्याज लग रहा है, जिस पर ब्याज लगता है वो आपका मूलधन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन बराबर, मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मूलधन P बराबर हो जाएगा 70,000, इस तरीके से 70,000 रुपया। और उसके बाद यहाँ पर जो 12% दिया है वो दर दिया हुआ है। दर कितना है? जो दर है, जो इसका रेट दिया हुआ है वो आपका है 12%। और उसके बाद समय दिया हुआ है आपका, समय आपका जो T दिया हुआ है वो आपका 5 वर्ष, ये इतना दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का साथियों सूत्र होता है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय, बटे होता है 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P गुणे R गुणे T बटे 100। अब साथियों यहाँ पर देखिए मूलधन, दर और समय सब यहाँ पर दिया हुआ है, बस इसमें हम लोगों को मान पुट करना है। यहाँ पर आप मान रखिए और आप यहाँ पर इसको हल करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। साथियों देखिए मूलधन कितना है? 70,000। तो यहाँ पर लिखिए 70,000 गुणे, यहाँ पर दर है 12 गुणे समय आपका है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और नीचे 100 है तो 100 कर देंगे, इस तरीके का हो जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर गुणा में इस तरीके से बटे में अगर रहता है तो जो चीज़ें करती हैं उसे हम लोग काटेंगे सबसे पहले, उसके बाद हल करेंगे। साथियों यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, गुणा में इस तरीके से रहेगा तो आप इस तरीके से 0 को 0 को काट सकते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, इधर ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। नीचे से सब कुछ समाप्त हो चुका है, 1 है तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पर जो भी बचा है उसका हम लोग गुणा करा देंगे। देखिए यहाँ पर है 700 है, पहले इसका करेंगे 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 700 गुणे 60। अब गुणा करा दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 0 दिखाई दे रहा है तो ये 3 0 हो जाएगा। और उसके बाद 7 का 6 में करेंगे तो 7 6 42, इस प्रकार से हो जाएगा। साथियों जो 42,000 रुपया आया है वो 5 साल का साधारण ब्याज आया है। कितने पर? 70,000 पर। 70,000 का 12% निकालेंगे 5 साल के लिए तो जो साधारण ब्याज आएगा वो 42,000 रुपया आएगा। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है समुच्चय से है। करा कि यदि आपका समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है कोष्टक में 2, 3, 4, 5 और कह रहा है कि बी बराबर है कोष्टक में 4, 5, 6, 8, ये आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का मान। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इस तरीके से इंटरसेक्शन रहेगा। यहाँ पर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। साथियों यहाँ पर जो दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन चीजें दोनों में, ए और बी
जो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जब इसका समुच्चय निकालेंगे, लिखेंगे जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर 2, 3, 4, 5 और बी बराबर दिया हुआ है 4, 5, 6 और 8 इस तरीके से। और कह रहा है आपसे ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मान कैसे निकलेगा। साथियों इसमें से जो चीजें कॉमन है बस उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जब भी समुच्चय निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर मझला कोष्ठक लगाते हैं, ठीक है। मझला कोष्ठक लगाकर इसमें से अगर इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, यहाँ पर जो चीजें कॉमन है इसमें हम लोग लिख देंगे। देखिए क्या कॉमन बन रहा है। साथियों आप देखिए यहाँ पर 4 कॉमन है और यहाँ पर 5 कॉमन है, बाकी ऐसा कोई नहीं है जो दोनों में शामिल हो। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हो जाएगा 4, 5 और फिर ऐसे मझला कोष्ठक इसको बंद कर देंगे। साथियों ये आपका हो गया आंसर, यही होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का मान। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न लाग से है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए दिया है आपको लाग का एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है साथियों, हल करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम आपको प्रश्न लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए ये हो जाएगा log a के पावर 2 कोष्ठक में x प्लस 3 और बराबर दिया हुआ है log a के पावर 64। अब साथियों देखिए यहाँ पर इसका मान निकालना हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में यहाँ पर जो आधार है वो बराबर है। जैसे यहाँ पर लाग है, यहाँ पर लाग है, दोनों तरफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लाग है इसको काट देंगे तो ये लाग है और लाग है खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर बचेगा 64। यहाँ पर इसका मान निकालना हम लोगों को। सबसे पहले ये गुणा में है, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 64/2। यहाँ पर ये गुणा में है तो उस तरफ भेजेंगे तो बटे में जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 3 6 और 2 दूना 4, इस तरीके से कट जाएगा। अब देखेंगे इसको उधर भेजिए, पक्षांतर करिए 3 को तो x बराबर निकलेगा 32 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक हासिल देंगे इधर 12, 12 में से 3 गया 9 बचा और यहाँ कितना बचा 2। साथियों इस प्रकार देखेंगे जो यहाँ पर x का मान है जो हम लोग को निकालना था, ठीक है, जो x का मान है वो 29 आया हुआ है। तो साथियों इसी प्रकार से लाख का सवाल आता है और परीक्षा में एक सवाल जरूरी लाख का आता है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका पहला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है। साथियों इस प्रकार बैंक का प्रश्न भी एक जरूर आता है, तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। साथियों बैंक में किस प्रकार के खाते पर, मतलब बैंक में आप किस प्रकार का खाता खुलवाएंगे जिसमें कि जो भी उसमें आप पैसा जमा करेंगे उस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा चालू खाता। आप लोग जानते होंगे चालू खाता यदि आप बैंक में खुलवाए हैं तो उस पर आपको कोई भी ब्याज मिलने वाला नहीं है, कोई भी ब्याज आपको मिलने वाला नहीं है। ये आपका चालू खाता, तो ये इसका बहुत छोटा आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है समकोण त्रिभुज से है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेमी तथा 6 सेमी हैं। साथियों बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें जो समकोण है अर्थात जो 90 अंश का जो एंगल होता है उसको बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो 4 सेमी और 6 सेमी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहां पर देखिए
यहाँ पर इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं और हमें पता है कि ये वाला कोण आपका समकोण है, ये 90 अंश का होता है, तो ये समकोण है। अब कह रहा है कि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं, अर्थात समकोण किससे मिलकर के बना है, इस वाले भुजा से और इस वाले भुजा से, इन्हीं दो भुजाओं से मिलकर के ये समकोण बना हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो भुजाएं हैं 4 सेमी और 6 सेमी है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, जो छोटा है उसको आप 4 सेमी मान लीजिए और जो भुजा बड़ी है उसको आप 6 सेमी मान लीजिए। ये हो गया आपका 6 सेमी, इस तरीके से। और इसको आप देखिए, अब यहाँ पर आप ए बी सी भी मान सकते हैं, इसको ए बी सी इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो भुजा पता है समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग पाइथागोरस का प्रमेय जानते होंगे। पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके आधार पर जो समकोण के सामने वाले जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाली भुजा जो है BC, यहाँ पर जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में आप देखेंगे जो आपका BC भुजा है, BC वो आपका लंब है, आपका क्या हो जाएगा, लंब, कोण A के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जो लंब का मान दिया हुआ है, लंब अर्थात ऊंचाई, लंब अर्थात ऊंचाई, इसे ऊंचाई भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेमी, और उसके बाद जो नीचे दिया हुआ है वो आधार है AB, AB आपका क्या है, आधार, आधार है 6 सेमी। अब पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब इसमें आप मान रख दीजिए, ये इसका सूत्र होता है। जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हो, ऊंचाई और आधार दिया हो, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मान रखेंगे हम लोग 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार देखिए 6 है, तो यहाँ पे 6 रखिए, फिर गुणे, और ऊंचाई आपका कितना है, ये यहाँ पर ऊंचाई आपका है 4। अब इस तरीके से देखिए गुणा में है तो नीचे वाली संख्या से इसे काट सकते हैं हम लोग, यदि कट रहा है तब 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, बचा क्या, यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, गुणा है तो गुणा करा देंगे, ये हो गया 12। अब यहाँ पर क्षेत्रफल है, यहाँ पर सेमी में दिया हुआ है, तो जो आपका क्षेत्रफल आया है वो आएगा सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। इस प्रकार समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 12 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। करा 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करा 9 सही 4/5 अर्थात 9 सही 4/5, ठीक है। इस तरीके से 9 सही 4/5 करा कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल है वो कितना हो जाए, 42 हो जाए। तो साथियों हम लोग को पता तो है नहीं कि किस संख्या से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 42 हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें हम लोग x से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, हल करेंगे। यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे कि माना, सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना 9 सही 4/5 में x से गुणा करने पर गुणनफल 42 हो जाएगा। तो अब साथियों प्रश्नानुसार इसको हल कर दीजिए। अब यहाँ पर हल करेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए जैसे प्रश्न बोला है वैसे करिए।
कह रहा है कि 9 सही 4/5 में किससे गुणा करें कि 42 हो जाए। तो हमने मान लिया है कि यक्स से गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा गुणनफल। तो ये हो जाएगा गुणे यक्स और बराबर में लिख देंगे 42। इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं भिन्न में, ये मिश्र भिन्न है। अब देखिए इसको करिए, इसका इसमें गुणा होता है। जब इस तरीके से सही बटा में रहे तो हर का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 4 को इसमें जोड़ देंगे। जो गुणा करने पर जितना आया है उसमें 4 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 9 45, 45 और 4 49। तो ये हो जाएगा 49/5। और ये देखो जो गुणा है, ये गुणा जो है इसके नीचे एक है, कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, ठीक है। अब ये तो गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। तो यहाँ पर जो यक्स है वो 49 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 49 यक्स। और इधर बराबर क्या बचा 42, इस तरीके से। अब जो यहाँ 5 है इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जब रहेगा तो जो नीचे आपका होता है हर, इसका गुणा तिर्यक गुणा इस तरफ बराबर के उस पर वाली संख्या में हो जाता है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा ऊपर वाला 49 यक्स बराबर, ये जाकर के उसमें गुणा होगा 5 दूना 10 के 0, हाथ में लगा 1, 5 चौके 20 और 1 21, ये हो गया 210। अब हमें यक्स का मान निकालना है, ये हो जाएगा यक्स बराबर 210/49। अब देखिए क्या ये किसी संख्या से कट रहा है, कट रहा है तो फिर काट दीजिए। यहाँ पर देखिए हो जाएगा यक्स बराबर, इसको काटिए, देखिए 7 से कट रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 7 7 49 और यहाँ 7 3 के 21 और 7 0 0, इस तरीके से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा ये 30/7। साथियों ये आपका आ गया यक्स का मान। इसको और भी हल कर सकते हैं, अगर इसमें आप 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है। जैसे कि ये आपका 30 है, 7 से ऐसे भाग दीजिए, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 चुके 28, यहाँ 2 बच गया शेष। अब इसको सही बटा में बदल दीजिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4 सही 2/7, 2 चला जाता है ऊपर और यहाँ वाला आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 4 सही 2/7। ये इसका राइट आंसर हो गया आपका, यक्स बराबर 4 सही 2/7। तो साथियों ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल था और इसी टाइप का सवाल डीएलएड में पूछता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है कि संख्या 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। साथियों समांतर माध्य का भी प्रश्न परीक्षा में आता है। तो यहाँ पर 2 से 20 तक सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, विषम संख्या लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है 2024 में, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहा है 2 से 20 तक विषम संख्या क्या क्या होती है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो सबसे पहले 2 से 20 तक की गिनती लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर ये आपका हो जाएगा 15, ये 16 17 18 19 और ये 20। अब इसमें से हम लोगों को विषम संख्या को छाट करके लिख लेना है। साथियों विषम संख्या यहाँ पर कौन कौन है देखिए। साथियों ऐसी संख्याएं जो 2 से 9 कटे वो आपकी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। कहाँ चला गया भाई, यहाँ पर ये है देखिए, यहाँ पर विषम संख्याएं कौन कौन है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर विषम संख्या देखिए आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 9 हो जाएगा, 11 13 15 और उसके बाद 17 फिर 19, ये आपके विषम संख्याएं हो जाएंगे। तो कह रहा है कि इनका हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन है लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और उसके बाद हो जाएगा 17 और 19। इस तरीके से आप देखेंगे
कितने विषम संख्या मिले हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल आपका जो पदों की जो संख्या मिली है हमें n बराबर, वो 9 मिला हुआ है। ठीक है, कुल विषम संख्या कितनी है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका इस तरीके से हो गया। अब समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल। ये हो जाएगा कुल पदों का योगफल कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो साथियों यहाँ पर मान रखिए, यहाँ पर ऐसे करिए, यहाँ पर जो जो संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख करके उनको जोड़ देंगे। और पदों की संख्या कितना है? देखिए 9। कुल कितने पद हैं? 9। तो यहाँ पर सबको लिख करके जोड़ देंगे हम लोग। हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 और प्लस 19। ये आपका, और यहाँ पर पदों की संख्या कितना है? 9 है। ये आपका हो गया 9। अब सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, नीचे आपका 9 है। अब सबको जोड़िए, कितना आएगा? अब देखिए इसको आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहले इकाई को जोड़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर इकाई में देखिए 9 है, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 25 9, 25 9 आपका हो जाएगा 34, 34 और 7 41, 41 5 46, 46 और 3, 46 और 3 आपका हो जाएगा 49, इस तरीके से। ठीक है, तो 49 को कितना लिखेंगे हम लोग? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। 49 आया तो 49 को लिखेंगे 9, 49 को लिखेंगे 9। अब उसके बाद हासिल कितना लगा? 4। इकाई दहाई वाली संख्या गिन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और हासिल कितना है आपका? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 5 और 4 9 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे 9 से। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? देखिए 9 कम 9, 9 कम 9। इस प्रकार आप देखेंगे जो समांतर माध्य आएगा वो 11 आएगा। ये आपका हो गया राइट आंसर। इसका समांतर माध्य 2 से 20 तक की जो विषम संख्या है उनका यदि समांतर माध्य निकालेंगे तो आएगा 11। तो साथियों इस प्रकार का प्रश्न आता है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों यदि आप सभी लोगों को प्रश्न यदि थोड़ा जल्दबाजी में हम कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि परीक्षा बहुत पास आ गया है, इसलिए जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके या वीडियो को थोड़ा स्लो करके उसका स्पीड आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। साथियों ये आपका प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो छात्र हैं, एक छात्रावास है, उसमें 300 छात्र हैं। 300 छात्रों के लिए जो राशन रखा गया है, वह राशन यदि 300 छात्र उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो 15 दिनों तक चल रहा है। वो राशन कितने दिनों तक चल रहा है? 15 दिनों तक चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए तो बचे कितने? 100 छात्र। तो कह रहा है कि जो 100 छात्र बचे हुए हैं वही राशन सामग्री, अब जो 100 छात्र बचे हुए हैं वो कितने दिन चलाएंगे? वो जो सामग्री है वो कितने दिन चलेगा? तो साथियों इसमें आप देखेंगे, इसमें प्रतिलोम समानुपात का नियम लगेगा। प्रतिलोम समानुपात कैसे पता चला कि प्रतिलोम समानुपात लगेगा? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है छात्रों की संख्या, यहाँ पर दिया हुआ है दिनों की संख्या। साथियों आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर यदि छात्र बढ़ेंगे किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे मान लो राशन को खत्म करना है, ठीक है, तो यदि छात्रों की संख्या बढ़ाएंगे तो वह राशन बहुत कम दिन चलेगा।
ठीक है, मतलब छात्र बढ़ेंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, मतलब राशन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उल्टा चल रहा है इसमें, आप देखेंगे छात्र बढ़ रहे हैं तो दिन घट रहा है। ठीक है, और यदि छात्र घटेंगे तो दिन की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अगर कम ही छात्र उसी राशन को खाएंगे तो राशन ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इसमें जो हो रहा है यहाँ पर देखेंगे, यदि एक को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, और यदि इसको आप घटा रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर विलोम हो रहा है, तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात का नियम लगेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हल करेंगे इसको। हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात से, मतलब जो नियम लगेगा इसमें प्रतिलोम समानुपात का नियम लगेगा। तो यहाँ पर एक तरफ हम लोग लिख लेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, और एक तरफ लिखेंगे छात्रों की संख्या। ये हो गया छात्रों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको ऐसे तीर का निशान दिखाएंगे। प्रतिलोम समानुपात में होता है कि यदि एक का तीर नीचे दिखाएंगे तो दूसरा वाला जो रहेगा उसका तीर ऊपर की ओर रहेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले आपका जो 300 छात्र हैं, छात्रों की संख्या कितना है पहले 300, तो कितने दिन राशन चल रहा है 15 दिन, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब उसके बाद कह रहा है कि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए। यहाँ पर देखिए 300 छात्र थे और 200 छात्र कहाँ चले गए, घर चले गए। अब जैसे 300 है, 200 चले गए तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 200 कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो 100 छात्र बचे। तो कह रहा है कि वही जो 100 छात्र बचे हुए हैं उसके लिए राशन कितने दिन तक चलेगा, दिनों की संख्या क्या होगी। तो हम मान लेंगे कि उसके लिए दिनों की संख्या यक्स है। मान लेंगे कि जो 100 छात्र हैं वो राशन को यक्स दिन तक चलाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप प्रतिलोम समानुपात का नियम लगाएंगे तो कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, हल कर रहे हैं इधर हम लोग, ये हो जाएगा 15 अनुपाते यक्स। तीर का निशान नीचे है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद समानुपात का लगाएंगे चिन्ह, ये हो गया समानुपात। फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से है तो नीचे से ऊपर जा रहा है तीर, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, हो जाएगा 100 अनुपाते, फिर ये हो जाएगा 300। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, इसको सूत्र से भी हल कर सकते हैं और कह रहा है कि समान अनुपात में है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से लगा लेते हैं, यहाँ पर इनका अनुपात बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 15/x बराबर 100/300। अब देखेंगे यहाँ पर ये कट जाएगा 0 से 0, यहाँ पर 1/3, ऐसे तिरिया गुणा करा दीजिए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, 1 में गुणा होगा तिरिया गुणा होगा तो x हो जाएगा, और 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45। साथियों आप देखेंगे यहाँ पर आ गया 45 दिन। इस तरीके से प्रतिलोम समानुपात का नियम इस तरीके से कार्य करता है। साथियों यहाँ पर जो आपका 100 छात्र बचे हुए हैं वो उसी राशन को 45 दिन तक चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर छात्र की संख्या घट रही है तो दिनों की संख्या बढ़ रही है, पहले 15 था, कितना हो गया 45। तो इसी तरीके से इसमें विलोमतः चलता है। तो इस प्रकार से जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रतिलोम समानुपात का ही नियम लगाएंगे और उसमें दिनों की संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद छात्रों की संख्या लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज दोनों निकालना है हमें। एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और एक बार साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों ब्याजों का अंतर बताइए कितना होगा। दोनों ब्याजों का
अंतर कितना होगा। तो चलिए साथियों करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर देखिए जो 10,000 दिया हुआ है वो मूलधन है, क्योंकि जो आपका दर है वो किस पर है, 10,000 पर। तो यहाँ पर ये हल करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, मूलधन P बराबर 10,000 रुपया, ये हो गया 10,000 रुपया। और उसके बाद दर दिया है, जो R दिया है वो कितना है, 10%। और समय है, समय जो T है वो दिया है 2 वर्ष। अब हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, जैसे कि यहां पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। अब साथियों आप देखेंगे यहाँ पर हमें मूलधन तो पता है, मगर हम लोगों को मिश्र धन हम लोगों को नहीं पता है। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मिश्र धन निकालना पड़ेगा। अब मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो अभी यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ये केवल आपको बताने के लिए इसको लिखे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो अब मिश्र धन का हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे मिश्र धन, क्योंकि हमको मिश्र धन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिश्र धन, मिश्र धन। मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है P अर्थात मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 पावर आपका समय होता है, चाहे n करिए चाहे फिर t करिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर चलिए t कर लेते हैं, यहाँ पर t माने हैं तो t, अगर n माने होते तो n हो जाता, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले मिश्र धन निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, 10,000 है, तो यहाँ पर रखेंगे 10,000, फिर ऐसे कोष्टक हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस दर कितना है आपका 10%, ये हो गया 10 हो गया, बटे नीचे कितना है 100, और ऊपर आपका देखेंगे हाथ में समय कितना है 2 वर्ष, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए ये कट भी जाएगा, यहाँ से 0 से 0 काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ 0 से 0 इसको काट दीजिए, बचा क्या, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 10 से कम 10, 10 एक 11 बटे 10, ये आपका आ गया कोष्टक में 11 बटे 10। भिन्न है साथियों, बहुत ही आसान है, इसको हल करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 प्लस 1 बटे 10 है, इसके नीचे एक करेंगे तो हल करेंगे तो आएगा ये इसका 10 हो जाएगा, फिर इधर ऐसे तिरिए गुणा करा देंगे, 10 प्लस इसका करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 11 बटे 10, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आया है 11 बटे 10। अब हम यहाँ पर आगे हल करेंगे। अब देखिए 11 बटे 10 हो गया, और यहाँ पर ऊपर ऐसे हाथ में 2 लगा है तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 10,000 गुणे इसका भी देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे स्क्वायर भी कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुणा में है तो ऊपर नीचे कटेगा, 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 2 0 ऐसे कट गया, नीचे सब खत्म, ऊपर कितना बचा 121 और यहाँ पर 100, यहाँ गुणा लगा, गुणा करा दीजिए, कितना आएगा, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बराबर ए बराबर निकल जाएगा आपका 121, और एक गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ 2 0 लगा देंगे। इस प्रकार से देखेंगे 12,100 रुपया जो आ गया वो मिश्र धन आ गया,
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा आपका, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम लोग लिखे ही थे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो एसआई होता है, ठीक। सॉरी, एसआई नहीं होता है, सॉरी। देखिए यहाँ पर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, अब क्या करेंगे, हम अभी आपको सूत्र बताए थे, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। मिश्र धन इतना आया है, मूलधन इतना है, तो यहाँ पर घटाएंगे। ये हो जाएगा 12,100 माइनस 10,000, ठीक है। घटा देंगे तो कितना आएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 2,100 रुपया। ये निकल गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल लेंगे। अभी देखिए, अब आपको साधारण ब्याज भी निकालना है यहाँ पर, देखिए, ठीक। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, सब कुछ यहाँ पर लिख दिए हम लोग। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा लीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा साथियों, साधारण ब्याज बराबर होता है P/R/T/100, ये सूत्र होता है। अब देखिए, P मतलब मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, यहाँ रखेंगे 10,000, फिर उसके बाद गुणे, यहाँ पर दर कितना है 10%, तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर गुणे समय कितना है 2 वर्ष, यहाँ हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो ऐसे कट जाएगा। अब जो बचेगा उसका गुणा करा दीजिए। यहाँ पर 10 दूना 20, और 20 से कम 20, और यहाँ 2 जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो को यहाँ लिख देंगे, ये हो गया 2,000 रुपया, ठीक है। देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला वो 2,100 और साधारण ब्याज निकला 2,000। अब हम लोग को निकालना है दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। अंतर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2,100 और माइनस 2,000, तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 100 रुपया। तो इस प्रकार आप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा वो 100 रुपया आएगा। तो साथियों, इसी प्रकार का प्रश्न आता है और डीएलएड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर हम ज़्यादा स्पीड में पढ़ा दिए होंगे तो वीडियो को स्लो करके आप देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और इसी प्रकार का वीडियो मैं आगे लाने वाला हूँ, और जो कि परीक्षा के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।